નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રવેગ ન્યૂઝ. હું છું સંજીવની. બુલેટિનની શરૂઆત હેડલાઇન્સથી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં આજે ગાંધીનગરમાં યોજાઈ કેબિનેટ બેઠક. બજેટ બિલ સહિતના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા. સંસદના બજેટ સત્રની આજથી શરૂઆત. પીએમ મોદીએ કહ્યું, ચીરહરણ કરનારા સાંસદો આત્મમંથન કરે. રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ સાથે સંસદમાં બજેટ સત્રની શરૂઆત. મોદી સરકારની બીજી ટર્મનું છેલ્લું સંસદ સત્ર. ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન આજે ઈડી સમક્ષ થશે હાજર. જમીન કૌભાંડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કરાશે પૂછપરછ. બે કેસમાં પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનને 24 વર્ષની જેલ, પત્ની બુશરાને પણ 14 વર્ષની જેલ, 23 કરોડથી વધુનો કોર્ટે ફટકાર્યો દંડ. સંસદ સત્રમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સીધા લાઈવ મળી રહ્યા છે. જોડાઈએ. मेरी सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन भी स्वीकृत किया है. क्वांटम कंप्यूटिंग नए दौर की डिजिटल व्यवस्था बनाया गया. इस क्षेत्र में भारत आगे रहे, इसके लिए काम शुरू हो चुके हैं. माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत की युवा शक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए निरंतर नए कदम उठा रही है. इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई और उसे तेजी से लागू किया जा रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बल दिया गया है. इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे विषयों की पढ़ाई भारतीय भाषा में प्रारंभ कर दी गई है. स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मेरी सरकार 14,000 से अधिक पीएम श्री विद्यालयों पर काम कर रही है. इनमें से 6,000 से अधिक विद्यालय शुरू हो चुके हैं. मेरी सरकार के प्रयासों से देश में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है. उच्च शिक्षा में छात्राओं के दाखिले ज्यादा हो रही है. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के नामांकन में लगभग 44% वृद्धि हुई है. नामांकन में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 65% और ओबीसी के विद्यार्थियों को 44% अधिक वृद्धि हुई है. इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 2000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए हैं. इसमें 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं. साल 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे. वही पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए. 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं. पिछले दशक में एमबीबीएस की सीटों में 2 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है. माननीय सदस्यगण, पर्यटन क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार देने वाला एक बड़ा सेक्टर है. मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं. भारत में घरेलू टूरिस्ट की संख्या के साथ ही भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है. पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है. आज दुनिया भारत को देखना और जानना चाहती है. इसके अलावा शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बढ़ा है. जगह जगह एयरपोर्ट बनने से भी बहुत फायदा हो रही है. नॉर्थ ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रही है. अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है.
मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। इससे अब भारत में तीर्थ यात्रा आसान हुई है। वही दुनिया भी भारत में हेरिटेज टूरिज्म को लेकर आकर्षित हो रही है। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए हैं। पांच करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। उन्नीस लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। मेरी सरकार भारत को मीटिंग और प्रदर्शनी से जुड़े सेक्टर में भी अग्रणी बनाना चाहती है। इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में टूरिज्म रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। माननीय सदस्यगण, देश की युवा शक्ति को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए हम स्पोर्ट्स इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मेरी सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को अभूतपूर्व मदद दी है। आज भारत एक बहुत बड़ी खेल शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ ही आज हम स्पोर्ट्स से जुड़े दूसरे क्षेत्रों पर भी बल दे रहे हैं। आज नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन चुकी है। देश में हमने दर्जनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। इससे स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के रूप में चुनने का अवसर युवाओं को मिलेगा। खेल उपकरण से जुड़ी इंडस्ट्री को भी हर प्रकार की मदद दी जा रही है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अनेक खेलों से जुड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का शानदार आयोजन किया। देश के युवाओं में कर्तव्यबोध और सेवा भाव का विस्तार करने के लिए मेरा युवा भारत संगठन बनाया गया है। अभी तक इस संगठन से लगभग 1 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्यगण, संक्रमण काल में एक मजबूत सरकार होने का क्या मतलब होता है, ये हमने देखा है। बीते 3 वर्षों से पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दरार पड़ गए हैं। इस कठिन दौर में मेरी सरकार ने भारत को विश्व मित्रों के रूप में स्थापित किया है। विश्व मित्रों की भूमिका के कारण ही आज हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाए हैं। बीते 10 वर्षों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है। पहले डिप्लोमेसी से जुड़े कार्यक्रम को दिल्ली के गलियारे तक ही सीमित रखा जाता था। मेरी सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया है। भारत ने G20 को जिस प्रकार जनता से जोड़ा, वैसा पहले कभी नहीं था। देश भर में हुए कार्यक्रम के जरिए भारत के वास्तविक सामर्थ्य से दुनिया का परिचय हुआ। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। पूरी दुनिया ने भारत में हुए ऐतिहासिक G20 सम्मेलन की प्रशंसा की। ऐसे बनते हुए माहौलों में भी
एकमत से दिल्ली घोषणा पत्र जारी होना ऐतिहासिक है। वुमेन लीड डेवलपमेंट से लेकर पर्यावरण के मुद्दों पर भारत का विजन दिल्ली घोषणा पत्र की नींव बना। हमारे प्रयासों से G20 में अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्यता को भी सराहा गया है। इसी सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा हुई है। ये कॉरिडोर भारत के सामुद्रिक सामर्थ्य को और सशक्त करेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च होना भी बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार के कदम वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका का विस्तार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौरे में भी भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। भारत की विदेश नीति का दायरा आज अतीत की विदेशों से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज भारत अनेक वैश्विक संगठनों का सम्मानित सदस्य है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया के एक प्रमुख आवाज है। भारत आज संकट में फंसी मानवता की मदद के लिए मजबूती से पहल करता है। दुनिया में कहीं भी संकट आने पर भारत वहां तेजी से पहुंचने का प्रयास करता है। मेरी सरकार ने दुनिया भर के काम कर रहे भारतीयों में नया भरोसा जगाया है। ऑपरेशनल गंगा, ऑपरेशनल कावेरी और वंदे भारत जैसे अभियान चलाकर जहां जहां संकट आया वहां से हर भारतीयों को हम तेजी से सुरक्षित वापस लेकर आए। मेरी सरकार ने योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की भारतीय परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 135 देशों की प्रतिनिधित्व ने एक साथ योग किया। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। मेरी सरकार ने आयुष पद्धतियों के विकास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है। माननीय सदस्यगण, सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं। भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए। इस वर्ष 22 जनवरी को भी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साक्षी बना है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान। ये करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था, जिसका उत्तर देश ने पूरे सद्भाव के साथ खोजा है। माननीय सदस्यगण, आप सभी करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। आज जो युवा स्कूल कॉलेज में है, उनके सपने बिल्कुल अलग हैं। हम सभी का ये दायित्व है कि अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी ना रहे। विकसित भारत हमारी फाड़ दिया है, मगर रहने दो, कोई बात नहीं, उसमें ही खेलता रहेगा वो। इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर
संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ना होगा। माननीय अटल जी, माननीय सदस्यगण, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं है, अपनी ध्येय यात्रा। जय भारत। Honorable President, honorable members, I wish to read some parts from the English version of Honorable President's address, and the rest may be considered as read. This is my first address in new Parliament building. This magnificent building has been constructed at the beginning of Azadi Ka Amrit Kal. I am confident that this new building will be witness to productive dialogue on policies that will shape the development of Viksit Bharat, the Amrit Kal of our independence. I extend my best wishes to all of you. Honorable members, this year is also the 75th year of adoption of our Constitution. It was during the Amrit Mahotsav that a statue of Netaji Subhash Chandra Bose was installed on Kartavya Path. Veer Bal Divas was declared in the memory of Sahibzade. Birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda was declared as Janjatiya Gaurav Divas. India became the first country to hoist its flag on the southern pole of the moon. India got its largest sea bridge, the Atal Setu. India got its first Namo Bharat train. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા બિહારના કટિહાર જિલ્લામાં પહોંચી છે. બુધવારે આ યાત્રા બિહારથી પશ્ચિમ બંગાળમાં ફરી પ્રવેશવાની છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં યાત્રાનો પ્રથમ તબક્કો સોમવારે સમાપ્ત થયો હતો. 1 ફેબ્રુઆરીએ યાત્રા રાજ્યમાંથી બહાર નીકળતા પહેલા મુર્શિદાબાદમાં પ્રવેશ કરશે. પશ્ચિમ બંગાળના 6 જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં 523 કિલોમીટરને આવરી લેતી યાત્રા દાર્જિલિંગ, જલપાઈગુડી, અલીપુરદ્વાર અને ઉત્તર દિનાજપુરથી પસાર થઈ છે. ત્યારે 14મી જાન્યુઆરીએ મણિપુરમાં શરૂ થયેલી ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા 67 દિવસમાં 6713 કિલોમીટરનું અંતર કાપીને 20 માર્ચે મુંબઈમાં સમાપ્ત થશે. ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન આજે રાંચીમાં ઈડી ઓફિસમાં પૂછપરછ માટે હાજર થવાના છે. ત્યારે રાંચીની ઈડી ઓફિસની બહાર કડક સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. ઈડી કથિત જમીન કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસમાં ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનની પૂછપરછ કરવાની છે. કથિત જમીન કૌભાંડ સાથે જોડાયેલી મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ સંબંધમાં સોરેનના દિલ્હીના ઘરની તપાસ દરમિયાન ઈડીએ 36 લાખ રૂપિયા, એક BMW SUV કાર અને કેટલાક ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હોવાની પણ માહિતી સામે આવી છે. બિહાર વિધાનસભામાં 10મી ફેબ્રુઆરીએ ફ્લોર ટેસ્ટ થશે અને મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારની આગેવાની હેઠળની એનડીએ સરકારે વિધાનસભામાં બહુમતી સાબિત કરવી પડશે. મંગળવારે જારી કરાયેલા નોટિફિકેશનમાં આ જાણકારી આપવામાં આવી છે. નોટિફિકેશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બજેટ સત્રના પહેલા દિવસે રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરના વિધાનસભાના બંને ગૃહોને સંબોધન બાદ સરકાર ફ્લોર ટેસ્ટનો સામનો કરશે. આગામી સત્ર 12 દિવસ ચાલશે અને બિહારનું બજેટ 12મી ફેબ્રુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવશે.
પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન અને પીટીઆઈ પક્ષના વડા ઇમરાન ખાન અને તેમની પત્ની બુશરા બીબીને તોશાખાના કેસમાં 14 વર્ષની કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. ઇમરાન ખાનને સતત બીજા દિવસે કોર્ટ તરફથી ઝટકો લાગ્યો છે. પાકિસ્તાનની સ્થાનિક ન્યૂઝ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર કોર્ટે આ દંપતીને સખત કેદની સજા ફટકારી છે. તેમજ કોર્ટે દંપતીને 10 વર્ષ માટે જાહેર હોદ્દો રાખવા પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. તેમના પર પાકિસ્તાની રૂપિયા 787 મિલિયનનો દંડ ફટકાર્યો છે. ઇમરાન ખાનની સાથે તેમના સહયોગી અને પૂર્વ વિદેશ મંત્રી શાહ મહેમૂદ કુરેશીને પણ 10 વર્ષની જેલની સજા ફટકારાઈ છે. આપને જણાવી દઈએ કે ઇમરાન ખાને જ્યારે વડાપ્રધાન હતા ત્યારે સ્ટેટ ડિપોઝિટરી એટલે કે તોશાખાનામાંથી ડિસ્કાઉન્ટ કિંમતે મળેલી મોંઘી ગ્રાફ કાંડા ઘડિયાળ સહિતની ભેટો ખરીદી હતી અને તેને નફા માટે વેચી હતી. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીએ વચગાળાનું બજેટ રજૂ કરશે ત્યારે મુંબઈની મહિલાઓ બજેટથી ખાસ આશા રાખી રહી છે, જેમાંથી એક માંગણી આવકવેરામાં છૂટ આપવાની છે. ઉલ્લેખનીય છે કે વડાપ્રધાન મોદીના બીજા કાર્યકાળનું આ વચગાળાનું બજેટ છે, જેમાં સરકાર આગામી નાણાકીય વર્ષ માટે પોતાના એજન્ડા રજૂ કરશે. Like residing in a metro city, there are a lot of expenses which I have to bear. So it will gonna be really helpful for me. टैक्सेस बढ़ रहे हैं हर साल, घर के जो टैक्सेस है वो बढ़ रहे हैं और मेरे जैसे जो लोग हैं वो इनकम टैक्स लेवल की ओर भी ध्यान देते हैं कि इनकम टैक्स की कितनी क्या उसमें कुछ सहूलियत मिलेगी क्या, या जो है वो बढ़ता ही जा रहा है वो ही देना पड़ेगा, क्या करने का. So one of the major constraints I find in traveling is that there's no proper affordable sanitation facilities. Like it's very weird to go into a restaurant, not order food and just use the facilities. So that I would like that there should be some allocation towards sanitation where when women can also go and use it. तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि थोड़ा सस्ता कर, थोड़ा बजट ऐसा बनाए कि जिससे कि हम घर का मैनेज बराबर कर सकें. जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के भाव कम होने से सब चीज़ के भाव कम हो जाएंगे, ऐसा हम सरकार से विनती है हमारी. पहले से अभी तो महंगाई दर काफ़ी बढ़ गई है. जो हम लोग पहले सामान लेने जाते थे उसका डबल हम लोग अभी बाज़ार में पेमेंट कर रहे हैं उसका. और आने वाले बजट में हम लोग चाहते हैं कि सरकार सब चीज़ों के दाम थोड़े घटा दे, जिससे मीडियम वर्ग वाले लोगों को आसानी हो जाए सारी चीज़ें लेने में. રાજ્ય સરકાર દ્વારા 75મા પ્રજાસત્તાક પર્વની રાષ્ટ્રીય પરેડમાં નવી દિલ્હી ખાતે કર્તવ્ય પથ પર ગુજરાતના ગૌરવ સન્માન ધોરડો વર્લ્ડ ટુરિઝમ વિલેજની થીમ આધારિત ઝાંખી પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી. 75મા પ્રજાસત્તાક પર્વની આ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ઉજવણી અને પરેડમાં નવી દિલ્હી ખાતે રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન અને ફ્રાન્સના પ્રેસિડેન્ટની ઉપસ્થિતિમાં કર્તવ્ય પથ પર રજૂ થયેલી વિવિધ રાજ્યોની ઝાંખીઓમાંથી ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રસ્તુત કરાયેલ ટેબ્લોને પીપલ્સ ચોઇસ અવોર્ડ્સ કેટેગરીમાં દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત થયો છે. It is a matter of collective pride and honor for the entire team of Gujarat that this year in the Republic Day, Gujarat's tableau based on the theme of Dordo, a global icon for border tourism, has been awarded in both the judges category as well as the public choice category. The theme of the tableau was inspired by our Honorable Prime Minister's vision, which resulted in transforming a remote border village into a global tourist destination. We have come second number in judges' choice and also in a popular choice we are number 1. So Gujarat bags 2 awards and every preparation was done under the guidance of Honorable चीफ मिनिस्टर एंड टीम गुजरात. गुजरात सरकार की ओर से मुझे ये झांकी बनाने का मौका मिला गया है. ये बार हम गुजरात की जो थीम थी वो थी डोरडो, जिसको UNWTO में बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है. तो उसके ऊपर हम ये झांकी की डिज़ाइन यहाँ पे प्रस्तुत करके लाए थे और फिर उसकी डिज़ाइन में हमने गुजरात सरकार के ओर से काफ़ी सारे ऑफिसरों से इनपुट मिले, वो उनके गाइडेंस में मिलके हमने ये डिज़ाइन रेडी. આ સાથે જ બુલેટિનની સમાપ્તિ. નમસ્કાર.